हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 7 का चैप्टर 3 करेंगे। दो चैप्टर जो है हम पहले इसके कर चुके हैं। आज हम इसका तीसरा चैप्टर करेंगे। हमारी बदलती पृथ्वी यानी कि पृथ्वी के किस प्रकार से बदलती है उसके बारे में जो इस चैप्टर में बताया गया है। स्थलमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है जिन्हें स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं। यानी कि स्थलमंडल की प्लेटें जो है वो घूमती रहती हैं चारों तरफ। प्रत्येक वर्ष कुछ किलोमीटर के लगभग यानी कि प्रत्येक एक साल में कि कुछ किलोमीटर के लगभग जो है ये प्लेटें मिलीमीटर के लगभग जो है ये प्लेटें बदल जाती हैं। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। तो ऐसा क्यों होता है? पृथ्वी के अंदर जो पिघला हुआ मैग्मा होता है उसके कारण ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, यानी कि मैग्मा इस तरह से जो है घूमता रहता है, जैसा कि इस क्रियाकलाप में दिखाया गया है। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियां उत्पन्न होती हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होता है उन्हें अंतर्जनित बल यानी कि एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, एवं जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनित बल यानी कि एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी जो है धीमी गति उत्पन्न करते हैं। भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पर दिखाया गया पृथ्वी की गतियाँ। ये है अंतर्जनित बल, ये है बहिर्जनित बल। अंतर्जनित बल से आकस्मिक बल, पटल विरूपण बल, और पटल विरूपण बल से पर्वत निर्माणकारी बल, और आकस्मिक बल से क्या क्या आता है? भूकंप आता है, ज्वालामुखी और भूस्खलन। और बहिर्जनित बल से अपरदन और निक्षेपण, यानी कि नदी, बहता जल, पवन से अपरदन होता है, समुद्री तरंगों से और हिमनद से जो है अपरदन होता है। स्थलमंडलीय प्लेट भूप्रपट्टी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती हैं जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतहें टिकी हैं। ज्वालामुखी भूप्रपट्टी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकल आते हैं। ये देखिए गैस व राख, ये क्रेटर, ये निकास यानी कि वेंट, ये लावा, ये परपट्टी है, और इससे नीचे है ये मेटल और मैग्मा कोस्ट। ये जो है कि ज्वालामुखी का चित्र जो है दिखाया गया है। इसी प्रकार स्थलमंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होती है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है और इस कंपन को जो है भूकंप कहते हैं। तो फ्रेंड्स, भूकंप किसे कहते हैं? स्थलमंडलीय प्लेट की गति करने पर पृथ्वी की सतह पर जो कंपन होती है उसे जो है भूकंप कहते हैं। भूप्रपट्टी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होती है उसे उद्गम केंद्र कहते हैं, यानी कि जहाँ से ये भूकंप शुरू होता है उसे उद्गम केंद्र कहते हैं। उद्गम केंद्र के भूसतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। देखिए ये इस चित्र में दिखाया गया है, ये है उद्गम केंद्र, उसके निकट का स्थान जो है अधिगम केंद्र है। ये भूकंप तरंगे सभी दिशाओं से जो है ये बाहर निकलती हैं, और ये है प्लेट सीमा। उद्गम केंद्र के भूसतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है। अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाती है, यानी कि अधिकेंद्र पर जो है भूकंप की तीव्रता सबसे ज्यादा होती है। भूकंपीय तरंगे जो हैं 3 प्रकार की होती है: पी तरंगे अथवा अनुदैर्घ्य तरंगे, एस तरंगे अथवा अनुप्रस्थ तरंगे, एल तरंगे अथवा पृष्ठीय तरंगे। इस तरह के गुणधर्म विश्वकोश के ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। यद्यपि भूकंप की सामान्य भविष्यवाणी संभव नहीं है, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हों तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, तालाब में मछलियों की उत्तेजना, सांपों का धरातल पर आ जाना। देखिए फ्रेंड्स, गुजरात में जो एक बार भूकंप के द्वारा भयंकर विनाश हुआ था उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। भुज में भूकंप के झटके। 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में रिक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप। शहर में आग, चारकोल एवं अंगीठियों के पलटने के कारण अनेक स्थानों पर आग। भुज की निराशाजनक राहत। भूकंप के 3 दिन बाद ही हर व्यक्ति तक भोजन, दवाएं और आदि न पहुंचने के कारण हालात चिंताजनक। स्कूल सर्वाधिक प्रभावित। स्कूल की इमारतें गिरने से कम 971 छात्रों में 31 शिक्षकों की मौत की आशंका है। भुज की तबाही। फोन लाइनें, जल पाइप लाइनें, विद्युत स्टेशन एवं संचार लाइनें सभी अवरोधित हो गई। भूकंप केंद्रित क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा। राष्ट्रपति ने आपातकालीन स्थिति की घोषणा की। मुख्यमंत्री की केंद्र से अपील। गुजरात सरकार ने इस संकट का सामना करने के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता मांगी थी।
क्या आप जानते हैं भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। जिस तीव्रता भूकंप की तीव्रता 2.0 या उससे कम है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 होती है वह वस्तुओं के गिराने से क्षति पहुंचा सकता है। जिस भूकंप की तीव्रता 6 या उससे अधिक होती है वह बहुत शक्तिशाली अर्थात और जिसकी तीव्रता 7 से अधिक होती है वह सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। तो फ्रेंड्स ये देखिए अब आगे हम पढ़ेंगे भूकंप से बचाव की तैयारी। भूकंप के दौरान कहाँ आश्रय लें? सुरक्षित स्थान रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में। इससे दूर रहें आग वाले स्थानों से, चिमनी के आसपास तथा टूट सकने वाली खिड़कियों, दर्पणों एवं तस्वीर फ्रेम से। तो फ्रेंड इस प्रकार से भूकंप से बचा जा सकता है। मुख्य शतलाकृतियाँ अपक्षय एवं अपर्दन नामक दो प्रक्रम द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर सैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसी विभिन्न घटनाओं के द्वारा होने वाले अक्षय को अपर्दन कहते हैं। वायु, जल आदि अपर्दित पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित कर देते हैं। अपर्दन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न शतलाकृतियों का निर्माण करते हैं। नदी के कार्य। नदी के जल में दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात है। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है। जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है। अफ्रीका में जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग बनाकर जो है बहने लगती है। नदी के बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं, यानी कि जो ये मोड़ होते हैं इनको जो है हम विसर्प कहते हैं। इसके बाद विसर्पों से किनारों तक लगातार अपर्दन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे के निकट आ जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और अलग अलग झील बनाते हैं जिसे चाप झील कहते हैं। यानी कि जिस तरह से ये अलग हो गया तो इसे चाप झील कहते हैं। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है। फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तट के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ऐसे मिट्टी एवं पदार्थ को अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है और नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है जिन्हें वितरिका कहते हैं। यानी कि ये अनेक धाराएं जो हैं ये वितरिका कहलाती हैं। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि अपने साथ लाए गए मलबे का जो है निक्षेपण कर देती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। समुद्री तरंग के कार्य। समुद्री तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियां बनाते हैं। समुद्री तरंगें लगातार सैलों से टकराती रहती हैं जिससे दरार विकसित हो जाती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती है। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। यानी कि ये देखिए समुद्री गुफा होती है। इन गुफाओं के बड़े हो जाने के कारण इनमें केवल छतें ही रह जाती हैं जिसे तटीय, देखिए ये छतें रह जाती है जिसे तटीय मेहराब कहते हैं। लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देते, केवल दीवार बचती है। दीवार जैसी आकृतियों को स्टैक कहते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स ये जो है स्टैक है। समुद्र जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे सैलीय तटों को समुद्री भृगु कहते हैं। समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्र पुलिन का निर्माण करती है। अब जो है हिमनद के कार्यों के बारे में बताया गया है। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियां होती हैं। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलशमी मिट्टी और पत्थर को अपर्दित कर देती है और गोलशमी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपर्दन करती है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करती है। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है